प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अध्ययन करने जा रहा हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अध्ययन करने जा रहा हूँ। इस इकाई की यह हम लोगों का 23वां वीडियो है। इस वीडियो की जो रूपरेखा है, इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना फिर देखेंगे, युग परिवेश देखेंगे, कवि का परिचय देखेंगे जिसके अंतर्गत जीवन परिचय, कवि व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं। ठीक, काव्य संवेदना देखेंगे। काव्य संवेदना के अंतर्गत अनुभूति पक्ष की सामाजिकता देखेंगे, ग्रामीण संवेदना देखेंगे, आधुनिक भावबोध देखेंगे, सत्ता का विरोध और क्रांतिकारी आवाज, परंपरा और प्रयोग, विचारधारा और प्रभाव, व्यंग उपरोक्ति की ओर रुझान, प्रकृति और जीवन दृष्टि। ठीक, अभिव्यंजना शिल्प में काव्य रूप देखेंगे, काव्य भाषा देखेंगे, बिंब और प्रतीक देखेंगे, नवीन उपमान योजना देखेंगे, छंद और लय देखेंगे। ठीक, काव्य वाचन और संदर्भ सहित व्याख्या। लास्ट में मूल्यांकन अर्थात सारांश देते हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखेंगे और उपयोगी पुस्तकों का तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। ठीक, चलिए उद्देश्य पर। उद्देश्य 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 इस इकाई को पढ़ने के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बता सकेंगे। उनके युग परिवेश की जानकारी दे सकेंगे। सर्वेश्वर की कविता की संवेदना यानी उनकी कविता के कथ्य, अनुभूति की सामाजिकता, विचारधारा, उन पर आए प्रभावों की चर्चा कर सकेंगे। उनके द्वारा परंपरा की स्वीकृति और उसमें किए गए प्रयोगों का विश्लेषण कर सकेंगे। सर्वेश्वर की कविता के क्रांतिकारी स्वर और व्यंग्यात्मकता को पहचान सकेंगे। उनकी काव्य भाषा और बिंब विधान की चर्चा कर सकेंगे। सर्वेश्वर की उपमा, योजना और छंदों के बारे में बता सकेंगे। हिंदी कविता को उनके योगदान का उल्लेख कर सकेंगे। ठीक, हिंदी कविता को उनके योगदान का उल्लेख कर सकेंगे। प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना इस खंड की पिछली इकाई में आप प्रयोगवाद और नई कविता के स्वरूप के और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। इस तरह आप 5वें दशक और उसके बाद की हिंदी कविता के कथ्य, शिल्प और संवेदना में आए बदलाव से भली भांति परिचित हो चुके हैं। नई कविता के दो प्रमुख कवियों अज्ञे और मुक्तिबोध के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान सके हैं। आपने पिछली 2 इकाइयों में अध्ययन किया कि हिंदी कविता के बदलते हुए मुहावरे और सामाजिक सरोकारों के बारे में आप जान गए हैं। इस इकाई में आप नई कविता के एक नए महत्वपूर्ण कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सन 1950 से 51 के आसपास लिखना जो है 1951 से 50 के आसपास 1951-50 के आसपास किया था। पिछली इकाई में आपने अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि इन 3 काव्य संग्रहों का प्रकाशन हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना रही है। ये तीनों संग्रह नए काव्य आंदोलनों को लेकर आए हैं। सर्वेश्वर जी तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। यद्यपि उन्होंने कविता लेखन काफी पहले ही शुरू कर दिया था। युग परिवेश स्वाधीनता प्राप्ति के पहले का साहित्य
साहित्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना का साहित्य, मुक्ति की आकांक्षा इसका प्रबल स्वर है। यह मुक्ति रचनाकार जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहता है। राजनीतिक गुलामी की समाप्ति के साथ साथ वह मनुष्य को सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर उन बंधनों से मुक्त कराना चाहता है जो मनुष्य की प्रगति के मार्ग की बाधा थे। भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तक के साहित्य में यह आकांक्षा अपने अपने ढंग से व्यक्त हुई है। एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के शोषण के खिलाफ आवाज दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सामाजिक कुरीतियों और गैर बराबरी के प्रति कहीं नारी जागरण का स्वर दिखाई देता है, तो कहीं हरिजन उद्धार और किसान मजदूरों के उन्नयन की इच्छा का। कविता के विषय और शिल्प संरचना में भी तेजी से नए नए बदलाव सामने आते हैं। राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन ने जनमानस में विभिन्न प्रकार के सपनों की सृष्टि की थी। हम सोच रहे थे कि आज़ादी के बाद ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा जो मानवतावादी मूल्यों की सर्वोपरि स्थापना करता हुआ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय समाज की सृष्टि करेगा। गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि के आदर्शों पर निर्मित समाज की कल्पना हमें पूरी होती दिखाई दे रही थी, किंतु आज़ादी के बाद का यथार्थ इन आदर्शों के विपरीत साबित हुआ। आज़ादी का सवेरा देश के बंटवारे और सांप्रदायिक दंगों के भी रक्तपात और वैमनस्य में हुआ। अलगाववादी ताकतें प्रबल होती दिखाई दी। संकट के बादलों से घिरे भविष्य की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है, अर्थात सर गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं कि ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, आज प्रलय की रात पहर में सावधान रहना। ठीक, गिरजा कुमार माथुर, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। जिन छायाओं का डर था वे मंडराती हुई सामने आई। हमें भाषा, जाति, धर्म, प्रांति आदि के नाम पर बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ा। आज़ादी के सपनों से हमारा मोह भंग हुआ। हमने महसूस किया कि हमें केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है, आर्थिक शोषण से हम मुक्त नहीं हुए हैं। देश का औद्योगिकीकरण तो हुआ, किंतु न तो किसान मजदूर की हालात में सुधार होता दिखाई दिया, न ही निम्न मध्य वर्ग का शोषण रुका। गोरे साहबों के चले जाने पर जो विदेशी साहब कुर्सी पर आए, वे भी अन्याय और लूट में अंग्रेजी साहबों के पीछे नहीं थे। गांधी की हत्या केवल एक घटना मात्र नहीं रही, उसके साथ जीवन मूल्यों की भी हत्या होती दिखाई दी। राष्ट्रीय विकास कार्यों, पंचवर्षीय योजनाओं, सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आम आदमी पर अभावों, पीड़ाओं का बोझ कम न हुआ। भ्रष्टाचार और पूंजीवाद का प्रसार होता दिखाई दिया। राष्ट्रीयता के नाम की दुहाई देने वालों के चेहरों के पीछे का जो असली चेहरा सामने आया, उसने हमारे जीवन में कुंठा और घुटन की सृष्टि की। मोह भंग से पैदा इस संत्रास और पीड़ा ने साहित्यकार को संघर्ष की ओर अग्रसर किया। कवि ने अपने सामाजिक दायित्व को पहचाना और यथार्थ जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए कलम उठाई। दूसरी ओर देश में औद्योगिकीकरण के साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके साथ समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। बात यह नहीं है कि मध्य वर्ग पहले था ही नहीं, लेकिन अब इसमें एक निश्चित तरह का बदलाव था।
पुरानी समाज व्यवस्था मूलतः कृषि व्यवस्था और हस्तशिल्प पर केंद्रित थी। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए जो थोड़े बहुत उद्योग स्थापित किए थे या सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियां की थी, उनके कारण ही गांवों से लोग शहरों की तरफ मुड़े थे। लेकिन आज़ादी के बाद स्वतंत्र रूप से स्थापित उद्योगों तथा उद्योग नगरों में बड़ी मात्रा में मजदूर वर्ग गांवों से शहर में आए। पुराने शहरों का विस्तार हुआ और नए शहर कस्बे तथा उद्योग नगर बसने लगे। परिणाम स्वरूप कृषि से इतर वर्ग भी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर चल पड़ा। इस तरह बदलते हुए उत्पादन संबंधों ने समाज व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन उत्पन्न किए। महानगरों का विकास हुआ। इस बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था ने एक जागरूक मध्य वर्ग को जन्म दिया, जो अपने साधनाओं की सीमा को जानता था तथा उन सीमाओं के कारणों के प्रति भी सचेत था। यही वह वर्ग था जो ऊपर तथा नीचे के वर्गों को जोड़ता था, किंतु अपनी व्यथा के भीतर संत्रस्त था। इस मध्यम वर्ग की घुटन कुंठा आक्रोश की अभिव्यक्ति भी इस युग के साहित्य में हुई है। इस आक्रोश और घुटन का एक आयाम श्रम का परायापन, आत्मनिर्वासन, अमानवीकरण और अकेलापन था। गांव उससे छूट तो गया था, किंतु उसकी चेतना में जीवित था। वह गांव और शहर के बीच की आर्थिक दूरी के प्रति भी जागरूक था। विकास के नाम पर किए जा रहे प्रयासों और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ में किसान मजदूरों के अल्पांश की हिस्सेदारी को भी देख रहा था। कहना चाहिए कि असलियत से वह काफी वाकिफ था और उसे बेनकाब कर उसके खिलाफ संघर्ष के लिए उत्सुक नई कविता का सृजन इसी मनोभूमिका में हुआ। कवि परिचय। जीवन परिचय। सरस्वती दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को बस्ती अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ। बस्ती जिले को उत्तर प्रदेश में, ठीक। आरंभिक शिक्षा बस्ती में तथा उच्च शिक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। सन 1949 में उन्होंने हिंदी में एमए किया। 1949 में, ठीक। आरंभ में कुछ समय स्कूल में शिक्षक रहे, फिर सरकारी कार्यालय में नौकरी की। थोड़े दिन के लिए आकाशवाणी के दिल्ली तथा अन्य केंद्रों में कार्य किया। सन 1969 से लेकर 82 तक हिंदी साप्ताहिक दिनमान में काम किया। इसके बाद बाल पत्रिका पराग के संपादक बने, किंतु पराग की सेवा बहुत थोड़े ही दिन कर पाए। सितंबर 1983 को 56 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया, ठीक। सरस्वती दयाल सक्सेना का 23 सितंबर को देहांत हुआ था। 23 सितंबर 1983 को। कवि व्यक्तित्व। सर्वेश्वर के कवि व्यक्तित्व की बनावट में दो तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय ग्राम जीवन की संवेदना और समाजवादी विचारधारा। उनका बचपन गांव के जिस हरे भरे उन्मुक्त वातावरण में बीता था, उनसे उनकी सृजन चेतना को इतने गहरे तक प्रभावित किया कि महानगर उनको हमेशा पराया ही लगता रहा। ग्राम चेतना से वह जुड़ाव वस्तुतः कोई मोह न होकर भारतीय जनजीवन से जुड़ाव है। उनकी कविता जिस मामूली आदमी की पीड़ा को प्रस्तुत करती है, उसकी संवेदना का निर्माण इन्हीं ग्राम में संस्कारों से हुआ। इसलिए वे खेतिहर मजदूरों, किसानों, चरवाहों, ग्रामीण बच्चों, खेत की मेड़ों, मैदानों, नदियों और पोखरों के चित्र उनकी
रचनाओं में तत्र मिलते हैं। लोहियावादी समाजवादी विचारों के संस्कार उन्हें विद्यार्थी जीवन में मिले। उनका परिचय समाजवादी कवि समीक्षक विजयेंद्र देवनारायण शादी। उनका परिचय समाजवादी कवि समीक्षक विजय देवनारायण शाही से हुआ। तभी वे प्रयाग के साहित्य संस्था परिमल के संपर्क में आए। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव उनके जीवन तथा लेखन पर अंत तक रहा। कुछ समय तक वे परिमल के कार्यवाहक सचिव भी रहे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए। सर्वेश्वर दयाल जी की महत्वपूर्ण जो रचनाएं। सर्वेश्वर जी कवि, कथाकार, नाटककार, साहित्य चिंतक, संस्मरणकार, पत्रकार तथा कला समीक्षक थे। उनकी पहली रचना सन 1944 में माधुरी में छपी थी। उसके बाद कभी कभार कहानियां लिखते रहे और विद्यार्थी जीवन में ही कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बना ली। उनका प्रथम काव्य संग्रह काठ की घंटियां सन 1959 में छपा। इनमें सन 1949 से 1957 तक की कविताएं संकलित हैं। इसी वर्ष अज्ञे जी के संपादकत्व में छपे तीसरा सप्तक में भी सर्वेश्वर की कविताएं छपी। काव्य लेखन में सक्रियता सन 1951 से आई। इन्हीं दिनों वे परिमल गोष्ठी में तेजी से चर्चित हुए और उनकी कविताओं में नई कविता की पर्याप्त संभावनाएं दिखाई दी। इसके बाद उनके अगले काव्य संग्रह क्रमशः इस प्रकार छपे। बांस का पुल 1963 में, एक सूनी नाव 1966 में, ग्रम हमाएं 1969 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982, उनके नाटकों में बकरी 1974 और लड़ाई 1979 और गरीबी हटाओ 1981, रूपमती बाज बहादुर, होरी धूम मचारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उपन्यासों में पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ पल, सड़क आदि उल्लेखनीय है। सर्वेश्वर जी ने बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखी है। उनके बाल साहित्य में बतूता का जूता, मांगू की टाई, भाव भाव खों खों तथा लाख की नाक प्रमुख है। पत्रकार के रूप में उनकी खास पहचान दिनमान साहित्य साप्ताहिक के चर्चे और चरखे नामक व्यंग कॉलम के लिए तथा विविध पत्र पत्रिकाओं में साहित्य रंगमंच नृत्य और संगीत संस्कृति व समीक्षात्मक लेखन के लिए है। उनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग को सन 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खूंटियों पर टंगे लोग को सन 1983 के साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य लेखन के समय के युग परिवेश की विशेषता लगभग 10 पंक्तियों में आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि सर्वेश्वर कौन से शतक के कवि हैं। ठीक, अभी मैंने चर्चा किया था, उसको भी बताइए आप लोग। काव्य संवेदना अर्थात अनुभूति पक्ष की सामाजिकता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता की प्रगतिशील धारा के कवि हैं। आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में शब्दों को कर्म की अर्थवत्ता से जोड़ने के लिए रचनाकार ने जो दायित्व अपने ऊपर लिया और जिसे पूरा करने के लिए वह निरंतर संघर्षरत रहा, सर्वेश्वर जी उसी संघर्ष के
प्रति प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। उनकी कविता में उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं, चिंताओं, मनोदशाओं, विसंगतियों और विद्रूपताओं, आत्मनिर्वासन और परायेपन को वाणी दी। वे अकेले में बैठ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझने या उन्हें मुखर करने वाले कवि नहीं हैं। समय सामयिक जीवन संदर्भों और समस्याओं से सीधे जुड़ने के कारण उनकी संवेदनात्मक क्षमता ने उनकी कविता को निरंतर नवीन विचारों और दृष्टियों से संपन्न बनाया है। उनके काव्य संकलन उनकी इस विकास यात्रा के परिचायक हैं। नई कविता ने जीवन के यथार्थ संघर्षों को पहचानते हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक विघटन के कारण विघटित मूल्यों के विरुद्ध लड़ा है। यह सर्वेश्वर ने संवेदना, विषय वस्तु और काव्य भाषा तीनों के स्तर पर जमकर लड़ा है। वे मानते थे कि जरूरी नहीं है कि कविता ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर ही लिखा जाए, वह किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। कवि की दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वह विषय को उस कोण से देख सके जहां से वह संवेदना को छूता हो। अपनी इस दृष्टि के कारण ही सर्वेश्वर की कविता के केंद्र में विशिष्ट व्यक्ति न होकर आम आदमी रहा है। मामूली आदमी की पीड़ा के चित्र उनकी कविता में बहुत मिलते हैं। देखिए, गर्म हवाएं से कुछ पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं। जिंदगी को अर्थ देने के चक्कर में वह व्यर्थ हो गया है। मंदिरों में झाड़ू लगाते और कीर्तन सभाओं की दरियां बिछाते बिछाते वह किसी भी काम के लिए असमर्थ हो गया है। गर्म हवाएं से मौजूदा समाज की व्यवस्था में शोषित व्यक्ति का यह चित्र मानवीय अनुभूति की गहराई को छूने के साथ ही साथ वर्ग में बटे समाज की व्यवस्था को मुखर करता है। इसी तरह का एक और चित्र है जो सामाजिक शोषण और अन्याय से पीछते हुए मनुष्य को प्रस्तुत करता है। कुआनो नदी की पंक्ति देखिए कुछ कुआनो नदी से। यह खेतिहर मजदूर भूख से मर गया, यह चौपाए के साथ बाढ़ में बह गया, यह सरकारी बाग की रखवाली करता था, लू में टपक गया। उनकी कविता में निजी सुख दुख के साथ समाज का विशेष रूप से उसके दलित शोषित वर्ग का सुख दुख भी व्यक्त हुआ। आरंभिक कविताओं में व्यक्त निजी सुख दुख का स्थान धीरे धीरे परिवर्तित कविताओं में जीवन जगत की वास्तविकताएं लेती गई। परिवेश के साथ कवि का लगाव दृढ़तर होता गया है। ग्रामीण संवेदना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः ग्रामीण संवेदना के रचनाकार हैं। शहरी और कस्बाई जीवन और संवेदना भी उनकी कविता में है, किंतु गांव वहाँ हर क्षण मौजूद है। गांव की पगडंडी, कच्ची सड़क, भूजैनिया का पोखरा, कीचड़ में खड़े चौपाए, पीठ पर बस्ता लिए ईंट चलाते बच्चे, कुआनो नदी, पनियल सपनों के रेंगने की आहट, सांपों के रेंगने की आहट, ठीक, पनियल सपनों के रेखे की आहट, ठीक, काछी किसान मजदूर के विभिन्न चित्र वहाँ मिलते हैं। लोक जीवन के विविध रूप उनके इन ग्राम्य जीवन के चित्रों में मिलते हैं। ग्राम्य परिवेश उनकी कविता में संवेदना और भाषा दोनों के स्तर पर मौजूद रहता है। ग्रामीण शब्दावली, मुहावरों, कहावतों का प्रयोग भी उनकी कविता में खुलकर हुआ है। कुछ कविताएं तो ग्राम गीतों की तर्ज पर लिखी गई हैं, जैसे सावन का गीत, चरवाहों का युगल गान, चौपाई मारू दुल्हन,
झाड़े रहो महकुआ, गरीब का गीत आदि जैसी समर्थ समर्थ कविताएं ग्राम गीतों की तर्ज पर ही है। इनके माध्यम से कवि पाठक को गांव के जीवन का करीबी एहसास कराना चाहता है, उसके जीवन के अभावों, तकलीफों और उपेक्षा का निकट से अनुभव कराना चाहता है। सर्वेश्वर की कविता में व्यक्त मामूली आदमी की पीड़ा मूलतः गांव के जीवन से जुड़ी है। महानगर की यंत्रणा से बचे हैं। महानगर की पीड़ा कराह का स्वर उसमें दर्द की मरोड़ पैदा करता है। यहाँ का परायेपन का एहसास उन्हें रुलाता है। लेकिन जब शहर गांव में घुस पड़ता है दिखाते हैं तो कवि को अपना इतिहास भी छीनता दिखाई देता है और बिता हुआ अपनापन भी छूटता दिखाई देता है। जब वह कहते हैं, सुनो सुनो यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी जो मेरे गांव को जाती है। कच्ची सड़क की जगह बनी पक्की सड़क उस तबाही का ध्यान दिलाती है जो महानगर ने आम आदमी के लिए पैदा कर दी है। यह तबाही है गैर बराबरी की, स्पर्धा की, बेरोजगारी की और भूखमरी की, मूल्यों के विघटन की। पुराने मूल्यों को हम छोड़ चुके हैं, नए मूल्यों की स्थापना नहीं कर पाए हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर हुए पश्चिमीकरण ने जीवन में जो संत्रास और घुटन पैदा की है उसको गांव की ओर बढ़ते देख कवि के मन में पीछे छूटे हुए गांव की हुड़क उठती है। नीम की निबौलियों, आम की डालों, महुआ, इमली, जामुन और कांसे की चूड़ियों के प्रति यह हुड़क एक तरह का व्यामोह नहीं है, वरन इसमें ग्रामीण जनमानस की व्यथा बोलती है। और कवि महसूस करता है कि शहरीकरण की इस प्रक्रिया से इस व्यथा का उद्धार नहीं होने वाला है। वह जानता है कि जो उपभोक्ता संस्कृति पनपी है उसमें गांव शहरों की जरूरतों को पूरा करने के साधन मात्र रह गए हैं। राष्ट्रीय विकास कार्यों से मिलने वाले लाभ का बड़ा भाग शहर ने पाया है, गांव को उनका पूरा भाग नहीं मिला है। गांव में विकास के नाम पर जो सुविधाएं पहुंचाई गई है उसका भोक्ता भी संपन्न वर्ग है। किसान मजदूर अब भी दलित शोषित है। शहर द्वारा गांव के शोषण से वह व्यथित है। कवि संपूर्ण संकल्पना से किसान और मजदूरों में मिल जाना चाहता है, उनका और उनके लिए होना चाहता है। सदियों से दलित शोषित अनपढ़ खेतिहर मजदूर को क्रांति के अंगारों का सामूहिक आग का मतलब समझाना चाहता है। अभावों से ठंडे उनके चूल्हों में धधकना चाहता है। सरस्वती दयाल सक्सेना कहते हैं कि वह आग मेरे करीब आती जा रही है। कभी मैंने किसानों की चिलमों में अंगारे की तरह दमकने की कामना करता था, मजदूरों की बीड़ियों में सुलगने के ख्वाब देखता था। आज़ादी के बाद तेजी से गांव से शहरों की ओर प्रवास हुआ। रोजी की तलाश में आए आदमी ने अपना संघर्ष अकेले झेला। एक बार आने के बाद वह वापस न जा सका। उसकी चेतना गांव और शहर के बीच खींचातान की बनी रही। शहरी जीवन ने उसे अपने में ऐसा लपेट लिया कि मुड़कर वापस जाना उसके लिए संभव न रहा। यह चेतना अधिकांश शहर जान आए जनों की है, चाहे वे
आकर 4 पैसे कमाकर संपन्न हो गए हों, चाहे यहाँ भी तसला ढोने और फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हों। आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध सरस्वर की आंतरिक कविताओं में अज्ञे और धर्मवीर भारती की तरह रोमांटिक भावबोध की प्रधानता है, किंतु धीरे धीरे यह रोमांटिक भावबोध जीवन जगत की विषमताओं से टकराकर टूट जाता है। गर्म हवाएं संकलन इसी ठंडे सवेरे के खो जाने का प्रतीक है। आगे के सभी संग्रह में गर्म हवाएं की यह ज्वलनशील चेतना बलवती होती जाती है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग में अनुभव की सामाजिक व्याप्ति और सामाजिक दायित्व लोक संस्कृति का भाव बन जाते हैं। नई कविता की प्रगतिशील धारा के प्रतिनिधि कवि सर्वेश्वर ने समांतवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, अलगाववादी शक्तियों के प्रति जनता को सावधान किया। देश में राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय संगठन की ओर आगाह किया। आज़ादी के बाद का मोहभंग उनकी पूरी काव्य संवेदना में भीतर बाहर व्याप्त है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जो स्वप्न हमने देखे थे वे एक एक कर मिटते दिखाई देते थे। आदर्शों का खोखलापन, वादों का डोंग, नारों की अर्थशून्यता उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यह खिड़की नामक कविता में वे लिखते हैं, अब मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह बंद कमरा सलामी मंच है जहां मैं खड़ा हूं। 50 करोड़ आदमी खाली पेट ठठरियां खड़ाते हर क्षण मेरे सामने से गुजर जाते हैं। झांकियां निकलती हैं, ढोंग की, विश्वासघात की बदबू आती है हर बार। एक मरी बात की लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। यहाँ लोकतंत्र को जूते की तरह लटकाना लोकतंत्र की निरर्थकता का बड़ा ही सजीव बिंब प्रस्तुत कर रहा है। जूता यदि पैर में पहना जाए तो पैर की सुरक्षा करता है, किंतु यदि पैरों में पहनने की बजाय इसे लाठी के ऊपर लटका दिया जाए तो केवल अपने होने का एहसास कराता है। लोकतंत्र भी यदि केवल सिद्धांत रूप में अपना लिया जाए, उन सिद्धांतों पर अमल न किया जाए, तो वह लाठी पर लटके जूतों के समान ही दिखावटी होता है। मोहभंग की स्थितियों से उत्पन्न अवसाद और व्यवस्था सर्वेश्वर की कविता में शुरू से दिखाई देती है। धीरे धीरे यह निजी से सामान्य और सामाजिक होती जाती है। उनकी दृष्टि आत्मपरक से वस्तुपरक होती जाती है। यह बदलाव नीचे दिए गए 2 उदाहरणों से स्पष्ट है। उदाहरण क की निजिता उदाहरण ख की सामाजिकता में बदल जाती है। सर्वेश्वर दयाल कहते हैं कि बोलना चाहता है अपनी पग ध्वनि से बोल, दर्द की गांठ तू अपने ही छालों पर खोल। ठीक, एक और कविता में कहते हैं, मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि हमारे तुम्हारे और सबके आंसू इसी धरती पर गिरेंगे और सूखते चले जाएंगे। ठीक, कविता में व्याप्त निराशा, घुटन, आत्मनिर्वासन, परायेपन और अकेलेपन की स्थितियों के कारण कभी कभी सर्वेश्वर पर अस्तित्ववाद का भी प्रभाव भी स्वीकार कर लिया जाता है। कुआनो नदी का मुर्दा घाट का पाठ तथा कविताओं में जगह जगह टूटन, पराजय
या पस्ती के चित्रों के आधार पर या लाश, मृत्यु, सड़ांध, केंचुओं के कणों, गुबरेलों आदि को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के कारण कभी कभी उन पर अस्तित्ववाद के प्रभाव का भ्रम हो जाता है, किंतु जनशक्ति में आस्था रखने के कारण सर्वेश्वर पश्चिम के अस्तित्ववादी और अनास्थावादी विचारधारा के कवि नहीं हैं। कविता में पस्ती, पराजय के अंकन और भदेश प्रतीकों के इस्तेमाल के बावजूद वे आस्था के कवि हैं और क्रांति और परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। वह स्थितियों को उनके क्रूर निर्मम यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। सत्ता का विरोध और क्रांतिकारी आवाज। सत्ता का विरोध और क्रांतिकारी आवाज। उनकी कविता का मूल भाव बोध व्यवस्था के विरोध का भावबोध है, जो धीरे धीरे तल्खी में बदलता जाता है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की आवाज उठाता है और चेतावनी देता है, लेकिन याद रखो, अन्याय और यातना की सीमा जब पार हो जाती है तो बेजान में ही सबसे पहले जान आती है। ठीक। जंगल का दर्द संकलन की कविता में वे अंधेरे के बर्फीले माहौल को विचारों की आग की रोशनी से चीरने के लिए आश्वस्त दिखाई देते हैं। यह आग आपातकाल के अंधेरे में काले तेंदुए को खदेड़ने के लिए लगाई गई है। वे कहते हैं जंगल का दर्द, इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा, आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। ठीक। यहाँ वे निराला और माखनलाल चतुर्वेदी के क्रांतिकारी स्वर को बहुत निकट से दिखाई देते हैं। धीरे धीरे विद्रोह और बगावत का स्वर उनकी कविता का मूल स्वर बनता जाता है। अन्याय और शोषण की काली चट्टान पर बैठे सत्ता के काले तेंदुए को भारतीय जनता पहचानती है और कवि उसे प्रेरित करता है कि खुखार तेंदुए से डरने की बजाय उसको खदेड़ने का प्रयास करो। वे कहते हैं, तेंदुआ घुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, क्योंकि तेंदुआ घुर्रा तो सकता है, मशाल नहीं जला सकता। ठीक। कवि जन सामान्य को उसकी शक्ति का एहसास कराता है क्योंकि उसे आम आदमी की ताकत पर बड़ा भरोसा है। वे जानते हैं कि आम आदमी की यह लड़ाई जारी रहेगी, भले ही इसे शुरू करने वाला उसके परिणाम को न देख पाए। कवि समान मनुष्य के साथ अपने को एकाकार कर देता है और उसकी अभिव्यक्ति की अनुभूति की प्रामाणिकता को स्वतः सिद्ध करती है। आम आदमी की व्यथा को व्यक्त करते हुए वह कहीं भी भाव का आरोप नहीं दिखाई देता। सहे हुए, झेलते हुए अनुभव की अभिव्यक्ति करता है। सर्वेश्वर दयाल कहते हैं अपने कविता में, ठीक, हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह पकड़ भी लूं कलम को तो फसल काटने को मिलेगी नहीं हमको। हम तो जमीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे। हरा भरा वे ही करेंगे मेरे श्रम को, सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। ठीक। आगे आने वाले पीढ़ी के लिए क्रांति की जमीन तैयार करने का विश्वास और उनमें अपने श्रम और क्रम को सिलसिला मिलने का एहसास यह सिद्ध कर देता है कि सर्वेश्वर आस्था के कवि हैं। जब वे कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगता हूँ, तो वहाँ जो मूल स्वर है वह अनास्था का न होकर आत्मविश्वास का है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है।
हर क्षण यह जान सकूं क्या मुझको खोना है, कितना सुख पाना है, कितना दुख रोना है। अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे। अन्याय और शोषण किसी किसी भी स्तर का हो, वे उसके विरुद्ध आवाज अवश्य उठाते हैं। यही कारण है कि कुआनो नदी में वे महानगरों द्वारा गांवों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और कुआनो नदी एक साधारण नदी न होकर व्यापक अर्थ संकेत देने वाला प्रतीक बन जाती है। जन क्रांति की शक्ति का विश्वास उभरता दिखाई देता है। परंपरा और प्रयोग। परंपरा और प्रयोग। परंपरा और प्रयोग। इस इकाई के पिछले भागों में आप पढ़ चुके हैं कि सर्वेश्वर की कविता में भारतीय जीवन और समाज के यथार्थपरक सरोकार और ग्रामीण वेदना की प्रधानता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका कवि भारतीय काव्य और हिंदी कवियों की परंपरा से जुड़ा है। प्रश्न यह है कि वे किन कवियों की परंपरा को अपनाते हैं तथा कहाँ तक अपनाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध बगावत की जो चिंगारी अपनी रचनाओं में उठाई, वह आगे के रचनाकारों में दिए की लौ के रूप में जगी। जनसामान्य की गरीबी, दीनता और दुर्दशा की ओर समाज का ध्यान दिलाने और उसे दूर करने के लिए कवि उद्वेलित हो उठा। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल आदि के काव्य में यही क्रांति का स्वर विद्यमान है। सर्वेश्वर की रचनात्मक प्रतिमा इसी क्रांतिकारी परंपरा से जीवंतता पाती है। किसान मजदूर की पीड़ा, आम आदमी की हिम्मत और शक्ति में विश्वास उन्हें इसी विरासत से मिलता है। यथार्थ पर विशेष आग्रह रखने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें निराला और मुक्तिबोध की परंपरा का कवि कहा जा सकता है। तो लोक भाषा और लोक संस्कार की पकड़ के कारण उन्हें कबीर, सूर, तुलसी की लोक परंपरा से जोड़ा जा सकता है। निराला और मुक्तिबोध की विद्रोही परंपरा को उन्होंने काव्य के नए मुहावरे से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। यह नया मुहावरा सन 1960 के बाद की कविताओं में काफी प्रख्यात हुआ और इससे आगे आने वाली काफी कवियों को प्रभावित किया। मुक्तिबोध के काव्य आदर्श उनकी चेतना को भीतर तक उद्वेलित करते हैं। कवि मुक्तिबोध के निधन पर नामक उनकी कविता में वे इससे स्वीकार भी करते हैं। देखिए, सरस्वती दास सक्सेना कहते हैं, तुम थे हम सबके अधिक तेजस रूप, अधिक प्रखर आकृति तुम्हारा टूटना, हम सबके आकारों का टूटना है। निराला और केदारनाथ अग्रवाल की कविता की उदात्तता, मैथिली शरण गुप्त की कविता की स्पष्टता और सादगी दोनों ही उन्हें विरासत में मिली है। किंतु परंपरा की यह विरासत को ग्रहण करने के साथ सर्वेश्वर नए प्रयोगों में विश्वास रखने वाले कवि हैं। लीक पर चलने की बजाय वे अपना रास्ता स्वयं बनाने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि कथ्य, संवेदना, भाषा और शिल्प सभी के स्तर पर वे नए प्रयोग करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर कविता में अपना ऐतिहासिक स्थान बनाते हैं। लोक जीवन के नए से नए चित्र उनकी कविता में मिलते हैं। इस संदर्भ में सुहागिन का गीत, गांव की शाम का सफर, नए साल पर, कुआनो नदी, भुजैनिया का पोखरा, बांस गांव आदि कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें प्रस्तुत ग्राम परिवेश का चित्रण किसी अतिरिक्त मोह के कारण नहीं है, बल्कि वहाँ के अभावों, तकलीफों को उजागर करने के लिए गांव उनके मन में इतना गहरा बैठा है
की कविता में अचानक प्रकट हो जाता है। भारतीय जीवन और समाज का यथार्थ उनकी कविता के माध्यम से उभरकर सामने आता है। इस संवेदना को चित्रित करने का उनका ढंग भी बिल्कुल नया और अपना है, इसलिए उनकी कविता में व्यंग का एक खास पैनापन मिलता है। देखिए सर्वेश्वर दयाल की इन पंक्तियों को। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वह आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वह समय की हो या किसी वेश की, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे ही बोतलें खाली होती हैं, गिलास भरता है। हाँ, धीरे धीरे ही आत्मा खाली होती जाती है, आदमी मरता है। प्रकृति को आंकते समय भी सर्वेश्वर दयाल नए नए चित्र प्रस्तुत करते हैं। कहीं नए उपमान प्रयोग करते हैं तो कहीं पुराने उपमानों में नए अर्थ भर देते हैं। बिंबों का नयापन उनकी कविता में हर जगह मिलता है, चाहे प्रसंग राजनीति पर व्यंग का हो, छंदम बुद्धिजीवियों के ढोंग का, गांधी को संबोधित पंचधातु नामक कविता का उदाहरण देखिए। पंचधातु नामक कविता का कुछ उदाहरण। मैं जानता हूँ क्या हुआ तुम्हारी लंगोटी का, उत्सवों में अधिकारियों के बिल्ले बनाने के काम आ गई, और तुम्हारी लाठी उसी को टेक कर चल रही है। एक बिगड़ी दिमाग डगमगाती सत्ता, और घड़ी देश के नब्ज की तरह बंद है। भाषा और शिल्प की स्तर पर भी उनकी कविता प्रयोग से भरी पड़ी है। लोक भाषा की शक्ति को उन्होंने पहचाना और उसे संप्रेषण का समर्थ माध्यम बनाया। लोक लयों और लोक छंदों का उन्होंने अपनी कविताओं में सार्थक उपयोग किया है। इतना ही नहीं, अपनी लंबी कविता कुआनो नदी में उन्होंने प्रबंधात्मकता का पुराना ढांचा तोड़ते हुए नया प्रबंधात्मक शिल्प विकसित किया है। कथ्य और संवेदना के स्तर पर भी नयापन उनकी कविता में मिलता है। नीचे हम उनकी प्रार्थना नामक कविता से उदाहरण दे रहे हैं। इसमें रचनाकार नई अभिव्यक्ति संपदा तथा दृष्टि तो खोजता ही है, साथ ही अपने दुखते कसते तड़पते अनुभवों को वाणी देता है। पर ऐसा करते समय घुटने नहीं टेकता। वह कहता है, देखिए सर्वेश्वर दयाल कहते हैं प्रार्थना कविता में, नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उससे मरकर बिखर कर, आज नहीं कल सही आऊंगा उबर कर। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, रोकूंगा पहाड़ गिरता शरण नहीं मांगूंगा। नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। यहाँ पर कवि का आत्मविश्वास पूर्णतः हम देख सकते हैं इस कविता में। ठीक, यहाँ निरस्वरवाद की भी जो भावना है वो भी व्यक्त हुई है, लेकिन हम इन्हें आस्थावादी ही कवि मानेंगे, आत्मविश्वास के आस्थावादी कवि। ईश्वर के सामने घुटने न टेकने की यह बात दम्भ न होकर आत्मविश्वास और मनुष्य की श्रम शक्ति का प्रतीक है। उसमें मध्ययुगीन दैन्य के स्थान पर आत्मबल की दृढ़ता है तो मानवीय गरिमा की सूचक है। ईश्वर के साथ ही यह प्रभु संबोधन समाज के मठाधीशों और प्रभुत्व संपन्न वर्ग के लिए भी प्रयुक्त है, जिनसे कवि न तो समझौता करना चाहता है और न ही उनकी दया पर जीना चाहता है। ठीक, विचार और प्रभाव। सर्वेश्वर की कविता में राजनीतिक पाखंड, ढोंग और भ्रष्ट व्यवस्था है और आज की विसंगतियों का चित्रण तो मिलता है, किंतु किसी दल विशेष के मतवाद के प्रति
प्रतिबद्धता नहीं मिलती। जाने अनजाने तौर पर वे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। वे मानते हैं कि लोहिया के नए क्रांतिकारी विचारों ने युवा मानस को नए चिंतन की मशाल दी। उनकी कविता लोहिया के न रहने पर इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। विचारधारा के स्तर पर लोहिया से प्रभावित होने पर भी गांधी और मार्क्स दोनों के प्रति उनके मन में प्रबल आकर्षण था। गांधी की निर्मम हत्या और उसके बाद उनके आदर्शों के अनुसरण का नाम पर हो रहे ढोंग के प्रति वे सचेत हैं। उनके राजनीतिक झुकाव उनकी दृष्टि कविता को विचार की ऊर्जा तो प्रदान करते हैं, किंतु उनके सृजन की भीतरी शक्ति नहीं बनते हैं। इसलिए वे कभी किसी विचारधारा विशेष के प्रचारक नहीं बनते। विसंगतियों और विद्रूप के चित्रण की समानता के कारण उन पर पश्चिम के अस्तित्ववाद और अनास्थावाद का प्रभाव भी बताया जाता है, किंतु लिख पर वे चलें तथा गर्म हवाएं संकलन की प्रार्थना 1, 2, 3 आदि कविताएं या ऐसी अन्य कविताएं स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि सर्वेश्वर आस्था के कवि हैं। इसलिए सर्वेश्वर को किसी एक विचारधारा का कवि न कहकर प्रगतिशील सामाजिक विचारधाराओं का कवि कहा जाना चाहिए। जहाँ तक साहित्यकारों के प्रभाव का सवाल है, सर्वेश्वर आगे के काफी निकट रहे हैं, किंतु उनकी काव्य दृष्टि को स्वीकार नहीं किया। काव्य दृष्टि के लिहाज से वह मुक्तिबोध से ज्यादा निकट है। मुक्तिबोध के सृजन कर्म में सर्वेश्वर की आस्था और उनकी राह पर चलने के संकेत हमें उनकी मुक्तिबोध के निधन पर नामक कविता में स्पष्ट देखने को मिलते हैं। वे मुक्तिबोध के निधन नामक कविता में लिखते हैं कि सर्वेश्वर लिखते हैं कि तुम्हारी मृत्यु में प्रतिबिंबित है हम सब की मृत्यु, कभी कहीं अकेला मरता है। तुम्हारे हाथों से जड़े हैं असंख्य हाथ, वे निष्प्राण कैसे हो सकते हैं। बनी बनाई लीकों पर न चलने वाले की यात्रा का अंत पूर्ण विराम में कहाँ होता है। नहीं, जीवित है हम सब अभी भी, और हम सब में जीवित हो तुम। ये लहरें जाने कहाँ से आती हैं, जो हमारी पसलियों पर अपने को तोड़ती चली जाती हैं, हमें निरंतर गढ़ती जाती हैं। ठीक। व्यंग उक्रोक्ति की ओर रुझान समसामयिक यथार्थ की विद्रूपताओं को उभारने के लिए सर्वेश्वर व्यंग और उक्रोक्ति को एक नया औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़्यादातर कविताएं व्यंग परक हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं पर तीखा प्रहार किया गया है। ढोंगी राजनीतिक नेता और नकलची बुद्धिजीवी देव पर व्यंग के 2 उदाहरण देखिए। सरस्वती कहते हैं कि घंत मंत दुई कौड़ी पावा, ठीक, कौड़ी लेके दिल्ली आवा, दिल्ली हमका चाकर किन्ने, दिमाग भूसा भर दिन्ने, भूसा लय हम शेर बनाबा, ओसे एक दुकान चलाबा, देख दुकान सब किन्नी प्रणाम, नेता बने कमाए न नाम। इसका जो शैली है ग्रामीण शैली है, ग्रामीण की उदिंती है। कहिए तो मैं सुना देता हूँ। ग्रामीण में दादी नानी से आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि डारे डारे डात रही एक पौड़ी कौड़ी, वो कौड़िया दिली गंगा माई के, गंगा माई बालू दिली, गुड़िया दिली गुड़िया बेचारे, गुड़िया दाना दिले, मतलब बरसाएँ दिली, गुड़िया बेचारी दाना दिले, सूदनमा दिली। आगे की कहानी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए बाद में बता देंगे लास्ट में। ठीक। दूसरों के कपड़े पहनकर सड़क पर मिले एक प्रोफेसर, दूसरों के कपड़े पहनकर सड़क पर
मिले एक प्रोफेसर, बोले जिस्म तो अपना है, कपड़े भी हो अपने हों, क्या जरूरी बात है, उद्देश्य तो केवल चाहिए होना आधुनिक, देखिए लगाता हूँ न ठीक। विदेशी विचारधारा को ओढ़कर आधुनिक और क्रांतिकारी कहलाने वाला यह वर्ग अपने भीतर से बिल्कुल खोखला और आत्मसम्मान विहीन है। वस्तुतः यह बात भारतीय समाज और संस्कृति विकास की प्रक्रिया और प्रगति सभी क्षेत्रों में इसी पर लागू होती है। धर्म के नाम पर होने वाली बर्बरता और नृशंस हत्याओं पर भी कवि ने ऐसे ही पैने व्यंग किए हैं। दंगों के बाद नामक कविता से एक उदाहरण देखिए। दंगों के बाद बिसई पहाड़, ठीक, दंगों के बाद सरस्वती दाल कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि धर्म ग्रंथ छू कर भी किसी आदमी के हाथ जंगली जानवर के पंजे में बदल जाते हैं। जहरीले नाखून से वह इंसान की सूरत नोचने लगता है और ईश्वर का नाम लेते ही जीभ लपलपाने लगती है। मंत्रों और आयातों की जगह दहाड़ सुनाई देती है। इन व्यंगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें बात सहजता और कोमलता से कहने के बजाय धारदार व्यंग से कही गई है। सर्वेश्वर अपने इस लहजे के प्रति पूर्ण सचेत हैं। तीसरा शतक के कवि वक्तव्य में उन्होंने कहा भी है, जब चारों ओर लोग इस बात पर कमर बांधे हों कि वे आपकी बात नहीं समझेंगे, तब आपके सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो चुप रहें, अपनी बात न कहें, या फिर उससे इस ढंग से कहें कि सुनने वाला तिलमिला उठे, उसकी कलई उतर जाए। ठीक यही कारण है कि आम आदमी का दुख दर्द भी उनकी कविताओं में तीखे व्यंग के माध्यम से उभर कर आता है। भुजैनियों का पोखरा कविता से एक उदाहरण देखिए। भुजैनियों के पोखरा नामक कविता में सर्वेश्वर दास सक्सेना कहते हैं कि भाड़ के सामने काली भूतनी सी आज भी वह बैठी है, पसीने से चिपचिपाती देह लिए चुप खामोश, एक एक चने से अपना भाग्य जोड़ती, दुखती रगे तोड़ती, उसके अधनंगे बच्चे भाड़ झोंकने के लिए, भाड़ अर्थात बरसाएं, दिन भर सूखी पत्तियां बटोरते हैं और शाम को मक्के की रोटी और नरई का साग अगोरते हैं। ठीक, ये गोड़िन की कहानी है, गोड़ समुदाय की। प्रकृति और जीवन दृष्टि। नई कविता में प्रकृति और प्रस्तुति का स्वरूप बदला। छायावादी युग में प्रकृति को जिस काल्पनिक तिरेक और भावमय संसार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसे नई कविता ने स्वीकार नहीं किया। नई कविता के कवियों ने इसे आम आदमी की जागरूक संवेदना शक्ति के साथ जिया और व्यक्त किया। विशेष रूप से सर्वेश्वर की कविता में यह आम जीवन का जिया भोग प्रकृति का रूप ही अपने भरपूर संप्रेषता के साथ व्यक्त हुआ है। इसलिए यहाँ प्रकृति किसी सुदूर कौतूहलपूर्ण रहस्यमयी सत्ता का नाम नहीं, बल्कि दिनों दिन जीवन में हमारे साथ चल रही वास्तविक स्थितियां और छवियां हैं। नए साल पर कविता में कवि कहता है, खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों को भी एक विशेष गति, थिरकन और लय के साथ प्रस्तुत किया गया है। सर्वेश्वर दयाल की कुछ पंक्ति देखिए। वृक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश स्था में खड़े ताड़ के पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी फलों से मारती, खिलखिलाती
शोक अल्लड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पेड़ टीले पड़े टीले, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले। ठीक, यहाँ बनने वाले बिंबों में एक तरह का जाना पहचाना या निकटता का बोध होता है। दूसरी ओर प्रकृति के उन रूपों को भी अपने वास्तवपन में प्रस्तुत किया गया है जो मानवीय मन को सहलाते गुदगुदाते नहीं बल्कि आम आदमी के लिए तबाही खड़ी कर देते हैं। कुआनो नदी से कुछ पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुआनो नदी की देखिए, सर्वेश्वर दयाल कुआनो नदी की कुछ पंक्ति में क्या कहते हैं। फिर बाढ़ आ गई होगी उस नदी में, पास का फुटिया फूट हिया बाजार बह गया होगा। पेड़ की शाखाओं पर बंधे खटोले पर बैठे होंगे बच्चे किसी कांची के, और नीचे कीचड़ में खड़े होंगे चौपाए, पूंछ से मक्खियां उड़ाते। ठीक, व्यंग्यो उपरोक्ति के लिए प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग बड़ी ही सुघड़ता और सफलता के साथ किया गया है। कुआनो नदी की अगली उदाहरण देखिए। पानी चल रहा है, खून खौल रहा है, बहुत करीब आ गया है खतरे का निशान। ठीक, इसी प्रकार हम और आगे जंगल का दर्द से देखते हैं उदाहरण। चट्टानों पर सो रहा है काला तेंदुआ, चट्टानों का रंग काला है, चट्टानों पर अंगड़ाई ले रहा है काला तेंदुआ, चट्टानों का रंग बदल रहा है, चट्टानों पर झिझोड़ रहा है अपना शिकार काला तेंदुआ। चट्टाने नहीं रही तेंदुआ में बदल गई, एक तेंदुआ सारे जंगल को काले तेंदुआ में बदल रहा है। ठीक, छायावादी कवि अपने व्यक्तित्व को सीधा प्रकट न करके उसे प्रकृति की रहस्यात्मक कोहेलिका के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। वे प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे, उसी से सृजन प्रेरणा पाते थे। नई कविता में यह दृष्टिकोण बदला। कवि ने प्रकृति से प्रेरणा तो पाई ही है, किंतु अपने कवि व्यक्तित्व को समर्पित करके नहीं। प्रकृति के प्रति यह बदला हुआ दृष्टिकोण वस्तुतः जीवन दृष्टि के बदलाव का परिणाम है। परंपरा स्वीकृति सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाने का परिणाम ही है कि सर्वेश्वर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिसके अनुसार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ठीक, देखिए डार्विन के विकासवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सर्वेश्वर कहते हैं कि ताकतवर ने सब खा लिया, कमजोर ने उच्छिष्ट से संतोष कर दर्द से मुंह छिपा लिया। कभी इसी कर्म को तोड़ना चाहता है, ताकतवर ही सब कुछ खाता रहे। वह इस व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था कायम करना चाहता है, जिसमें गैर बराबरी या छोटे बड़े का फर्क कम हो रहे हैं। कवि व्यक्तित्ववादी भावों की बलि नहीं देता, कविता में परिवर्तनकारी नए विचारों की मशाल जलाता है। इसलिए वह उत्पीड़ित जन सामान्य को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम न पहुंच सको, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक न ले। विपत्ति में तुम अकेले नहीं हो, असंख्य सोते कुल्लाते हैं चट्टानों में मिलकर धार बनाने को। इसे पहचानो, राह निकलेगी निश्चय। ठीक, विपत्ति में तुम अकेले नहीं हो, असंख्य सोते कुबलाते चट्टानों में मिलकर धार बनने को। इसे पहचानो, राह निकलेगी निश्चय। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, अर्थात आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 ऐसे करके हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। ठीक, सर्वेश्वर की कविता ग्रामीण संवेदना की कविता है, हाँ या ना। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है, हाँ या ना। उनकी कविता में गांवों की प्रगति और खुशहाली के चित्र हैं, हाँ या ना।
81 चित्र हैं, हाँ या ना। उनकी कविता में मोह भंग से उत्पन्न अवसाद, पीड़ा और घुटन के चित्र मिलते हैं, हाँ या ना। उन्होंने सत्ता की यशोगान की कविता लिखी है, सत्ता की यशोगान की कविता लिखी है, हाँ या ना। ठीक। और सर्वेश्वर की कविता के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, बुद्धिजीवी, राष्ट्र नेता, आम आदमी, साहित्यकार वर्ग। ठीक। उनकी कविता का स्वर क्या है? क्रांतिकारी की चेतना का है उनकी स्वर, मतलब, या समझौते का है, या शांति की स्थापना का? वे अपनी कविता में किस स्तर पर नए नए प्रयोग करते हैं? 4-5 पंक्ति में आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं उत्तर। चलिए अब हम आगे चलते हैं सीधे अभिव्यंजना शिल्प पर, अर्थात काव्य विशेषता पर। ठीक। अभिव्यंजना शिल्प। सर्वेश्वर ने प्रमुख रूप से मुक्तक कविताएं ही लिखी है। उनके काव्य संकलनों की अधिकांश कविताएं सीमित आकार की और अपने आप में पूर्ण हैं। लोकगीतों की तर्ज पर भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे झाड़ेरो मकुआ, गरीब का गीत, मतलब गरीब का गीत आदि। तुकांत होने के साथ साथ ही इन कविताओं में गीता है। कुआनो नदी का काव्य रूप उनकी अन्य कविताओं से भिन्न है। यह एक लंबी कविता है। लंबी कविता आधुनिक हिंदी कविता का विशिष्ट काव्य रूप है। छायावाद युग में प्रसाद की प्रलय की छाया, पंत की परिवर्तन, निराला की राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आदि लंबी कविताएं लिखी गई हैं। नई कविता के दौर में अज्ञे की असाध्य वीणा, मुक्तिबोध की अंधेरे में नरेश मेहता की समय देवता, सर्वेश्वर की कुआनो नदी आदि लंबी कविताएं लिखी गईं। ये कविताएं केवल अपने आकार के लिए ही विशिष्ट नहीं है, बल्कि शिल्पगत और विचारगत विशिष्टता के कारण लंबी कविता को एक पृथक काव्य रूप माना गया है। हालांकि छायावादी युग और नई कविता युग की लंबी कविताओं का रचना विधान आयाम में पर्याप्त भिन्न है। ठीक, एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। एक बात निश्चित है कि लंबी कविता का अपना प्रबंधात्मक शिल्प होता है। इस शिल्प का विधान परंपरागत प्रबंधात्मकता के पालन के लिए बाध्य नहीं होता। रचनाकार इसे अपनी जरूरत के अनुरूप गढ़ता है। सर्वेश्वर ने कुआनो नदी में पुराने प्रबंध शिल्प को छोड़ते हुए चिंतात्मक प्रबंध शिल्प को अपनाया है। कविता 3 खंडों में रखी गई है। कुआनो नदी के पार, कुआनो नदी, खतरे का निशान। तीसरे खंड तक आते आते कविता, फैंटेसी, व्यंग कथा, मतलब आत्मकथन आदि कई शैलियों में आ जाती है। कविता में एक तरह का नाटकीय मोड़ आता है। नदी का पानी चढ़ना जन क्रांति का प्रतीक बन जाता है। ठीक। काव्य भाषा देखिए, काव्य भाषा कवि की संवेदना की संपूर्ण वाहक उसकी काव्य भाषा होती है। उसके अनुभवों, भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए काव्य भाषा किसी भी कवि की संपूर्ण रचना प्रक्रिया को जानने का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम होती है। नई कविता जीवन के व्यापक संदर्भों को उजागर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय रही है और यह कार्य उसने काव्य भाषा के माध्यम से काफी हद तक किया है। सर्वेश्वर का रचना क्रम नई कविता के समस्त काल विस्तार तक फैला है और उसे दिशा देने में भी समर्थ हुआ है। अतः सर्वेश्वर की कविता का मुहावरा जानना नई कविता के मुहावरे को समझने के लिए जरूरी है। सर्वेश्वर ने परंपरागत काव्य भाषा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह उन्हें जनजीवन के पर्याय की अनुभूति को वहन करने में समर्थ नहीं प्रतीत हुई। भाषा के पांडित्य या ऊपरी सज धज का बहिष्कार करते हुए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनी काव्य भाषा के रूप में अपनाया। उनकी काव्य भाषा शब्द प्रबंध, पद्यबंध और वाक्य विन्यास की जटिलता को दूर रखते हुए नित्य प्रति की जीती जागती शब्दावली, लोक लयों और लोक मुहावरों का जीवंत संसार बन गई। खेत खलिहान, गली मोहल्ले, चूल्हे चौपाल ये आई
चौपाल से आई यह भाषा सर्वेश्वर की कविता की मूल संवेदना, ग्रामीण संवेदना की प्रामाणिकता की पहचान है। लोक जीवन और लोक चित्त से उनका जुड़ाव उनकी भाषा में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त है। काठ की घंटियां की आरंभिक कविताओं की भाषा पर जो भावुकता और रोमानीपन का दबाव था, वह भी धीरे धीरे अनुभवों और विचारों की आंच में पककर लोक संवेदना में बदल गया है। आम आदमी के व्यक्तित्व और अस्तित्व को रोजमर्रा की जानी पहचानी अनुभूतियों और बिंबों के माध्यम से व्यक्त करती हुई उनकी भाषा में खीज रीझ अवसाद और आंतरिक संघर्ष की तसल्ली तो मिलेगी, किंतु चमत्कार और शास्त्रीयता का कोई दबाव नहीं मिलेगा। इस दिशा में उनका दृष्टिकोण भवानी प्रसाद मिश्र से मिलता दिखाई देता है। भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू बोल, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। देख, कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र पर हम लोगों ने 22वां वीडियो अध्ययन किया है, ठीक, विस्तृत अध्ययन किया है। हाँ, यहाँ हमसे बड़ा दिखने की बात का अर्थ है भाषा में अर्थ की गहनता होना, व्यंजनात्मकता होना। बोलचाल की भाषा जब कवि काव्य भाषा के रूप में अपनाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह सपाट बयानी करता है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि बोलचाल की भाषा की स्पष्टता और सरलता तो कविता में होती ही है, और साथ ही उसमें अर्थ की विशिष्ट गहनता और व्यापकता भी होती है। उदाहरण के लिए इस इकाई में आप एक कविता पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इस कविता में जीवन मूल्यों के विघटन की बात बड़ी ही सरल सहज किंतु व्यंजनाश्रित भाषा में कह दी गई है। इस तरह एक अन्य उदाहरण देखिए, ठीक, गर्म हवाएं से प्रार्थना 3 कविता है, ठीक। देखिए, इतना बड़ा न हो जो मुझसे खड़ा न हो, सामने पहाड़ हो लेकिन अड़ा न हो, ठीक। भाषा को वे कवि कर्म की ईमानदारी का प्रतीक और कवि संवेदना की पहचान या स्वरूप मानते हैं। छीनते आए हैं वे नामक कविता में वे लिखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कि एक गलत भाषा में गलत बयान देने से मर जाना बेहतर है, यही हमारी टेक है। और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिससे हमारी भाषा ने गढ़ा है। सर्वेश्वर की काव्य भाषा में खड़ी बोली, अवधी और उर्दू का अच्छा मेल तो है ही। आजकल की बोलचाल की भाषा की अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली और उपमाएं भी मौजूद हैं। देखिए, तुम कहो कविता की कुछ पंक्ति। तुम जिसके बालों में बनावटी कर्नल नहीं, जिसकी आंखों में न गहरी चटक सोखी है, थर्मामीटर के पारे से चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है। कि भाषा शक्ति को समझते हुए उसे सर्वेश्वर ने वैचारिक और रचनात्मक दोनों स्तर पर सृजित किया है। बिंब और प्रतीक की योजना, बिंब और प्रतीक। सर्वेश्वर की काव्य भाषा बिंब प्रधान काव्य भाषा है, किंतु कविता में बिंबों की बहुतायत के कारण उन्हें रूपवादी कवि नहीं मान लिया जाना चाहिए। उनकी कविता में प्रतीकों और बिंबों की बहुतायत का कारण यह है कि नए अनुभवों और विचारों को पुराने प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कह पाना असंभव होता है। अतः बिंब उनकी कविता में चमत्कार की सृष्टि अथवा फैशन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसकी आंतरिक जरूरत के रूप में आए हैं। समाज की यथार्थ की विसंगतियों को प्रकट करने के लिए कवि ने भाषा का जो व्यंजनाश्रित और व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है, और वे ये बिंब सहज ही बन पड़े। समानती
अत्याचार, समानती अत्याचार में भूख से पीड़ित दलित वर्ग का सहज चित्र इन पंक्तियों में है। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि एक और भूखी गौरैया, एक और नीला अजगर, एक और भूखी गौरैया, एक और नीला अजगर। ठीक, विभिन्न प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जीवनानुभवों से कवि यथार्थ को प्रस्तुत करता है और बिंब इसी पुनर्रचना की प्रक्रिया के प्रधान अंग हैं। बिंब की यह प्रक्रिया भाषा के समुची प्रक्रिया में स्थान पा जाती है। प्रतीक और बिंब भाषा बिंब काव्य भाषा की सृजनात्मक प्रक्रिया के अनिवार्य किंतु विशिष्ट तत्व होते हैं। सूक्ष्म छायाओं को बिंब में ढालने के लिए कवि अपने कुछ प्रतीक निर्धारित करता है। ये प्रतीक परंपरा स्वीकृत भी हो सकते हैं और कवि द्वारा निर्मित भी। नए प्रतीक भाषा में नई अर्थवत्ता का संचार करते हैं। सर्वेश्वर की कविता में भेड़िया, तेंदुआ, गौरैया, अजगर, सांप, बंदूक, संदूक, लालटेन आदि बहुप्रयुक्त प्रतीक हैं। उनके अधिकांश प्रतीक प्रकृति और ग्रामीण जीवन से आए हैं। शहरी जीवन के प्रतीकों का भी बहिष्कार नहीं है। जहाँ भी व्यंग उक्ति के लिए जरूरत हुई है उनका खुलकर प्रयोग हुआ है। नए प्रतीकों को सर्वेश्वर ने एक समृद्ध बिंब प्रक्रिया में रूपांतरित किया है। उनके अधिकांश बिंब काव्य उक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं और अपने प्रभाव की मार में काफी असरदार हैं। जैसे आयात स्थिति पर अप्रत्यक्ष व्यंग के दो उदाहरण देखिए। सर्वेश्वर दयाल कहते हैं पहले उदाहरण में, एक तेंदुआ सारे जंगल को काले तेंदुए में बदल रहा है। ठीक, और दूसरी देखिए उदाहरण, अब मैं कभी नहीं एक काला झंडा हूं, 53 करोड़ भौहों के बीच तमाम में खड़ी है मेरी कविता। चुपाई मारो दुल्हन नामक कविता में गरीब औरत के चित्र के माध्यम से प्रस्तुत सामाजिक व्यभिचार का व्यवस्था के चरित्र की तस्वीर कवि की सफल बिंब सृष्टि की परिचायक है। वे कहते हैं, लाचार बाजार में मिली दुअन्नी पर वह भी निकली खोटी, दिन भर सोई बीच बाजार में बैठ के रोई, सांझ को लौटी ले खाली झौवा। ठीक, झौवा। इस तरह धीरे धीरे नामक कविता में गिलास और बोतल के प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों के विघटन के बिंब बड़े ही कौशल के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकृति के साहचर्य के बिंब में सर्वेश्वर की कविता में खास तरह की ताजगी मिलती है। तकलीफों की भीषण मार प्रकृति के परंपरागत प्रतीकों को भी नए रूप में रखने को प्रेरित करती है। बसंत और फूलों से लदी डालियां मात्र सुख ही नहीं प्रदान करती। देखिए उदाहरण, फूलों की भरी डाल जिसको था पकड़ इतराता, फूल गिरी मुझ पर अजगर सी ठंडी एक लपट ने, मुझे आज फिर कसा, फिर बसंत ने मुझे डसा। लेकिन जहाँ कवि प्रकृति के सौंदर्य को आंकता है वहाँ बिंबों की एक खास तरह की ताजगी प्रस्तुत होती है। देखिए कहते हैं सर्वेश्वर, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक, बिंबों का यह नयापन छायावादी या प्रयोगवादी कविता के प्राकृतिक दृश्यों से बिल्कुल अलग अपनी छवि प्रस्तुत करता है। प्रतीकों के नए उपयोग और बिंबों की बहुतया के बावजूद ध्यान रखने की बात है कि उन्हें कभी सजावट के सामान या कौतूहल सृष्टि के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य संप्रेषणीय भाषा में कविता लिखना है। यह बात कविताएं तो स्पष्ट करती है, स्वयं कवि भी इस ओर सचेत करता है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्ति है। देखिए गर्म हमारे से, बिंब और प्रतीक को मारिए गोली, बोलिए मेरे साथ खड़ी बरूखाबादी बोली। ठीक, खड़ी बरूखाबादी बोली।
नवीन उपमान योजना। नवीन उपमान योजना सर्वेश्वर के काव्य का सर्वाधिक समृद्ध पक्ष है उनकी न्यूनतम उपमान योजना। इस उपमान योजना ने कवि की दृष्टिगत नवीनता को उजागर करने की एक पद्धति ही विकसित कर ली है। छायावाद का कवि अमूर्त उपमानों के से काम चला लेता था, लेकिन परंपरागत उपमान प्रणाली उसे पसंद न थी। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भाव को स्पष्ट करने के लिए मूर्त उपमानों की ओर झुकाव बढ़ा। इस झुकाव के मूल में जटिल यथार्थ के संप्रेषण की समस्या भी थी। सर्वेश्वर ने आरंभ में ही विषय वस्तु के स्तर पर बदलती हुई काव्य भूमि को नवीन संवेदना से ग्रहण किया। उसी के भीतर से नवीन उपमानों और बिंबों को वे रचने लगे। प्राकृत परिवेश और परिचित वस्तुओं के प्रति भी उनका दृष्टिकोण बदल गया और वे नई कविता के काव्य मुहावरे में काव्य बिंब और काव्य मूल्य के स्तर पर संघर्ष करने लगे। सर्वेश्वर ने अनुभव किया कि परंपरागत उपमान निरंतर प्रयोगों के कारण इतने घिसे हुए हैं कि नई अर्थ दीप्ति उसमें पैदा नहीं की जा सकती। फलतः नवीन सौंदर्य चेतना के अनुरूप नए उपमानों की खोज की। इस खोज का उनकी उपमान योजना में विशेष महत्व है। एक उदाहरण देखिए, वे कहते हैं, मन मेरा स्मृति के कब्ज पर कसे हुए खिड़की के पल्ले सा खुलता बंद होता रहा, छड़ और दीवार के बीच सिर काटता रोता रहा। ठीक, रात भर शीर्षक इस कविता में कवि ने अमूर्त दर्द को मूर्त स्थिति और उपमान से संप्रेषित किया है। अर्थ व्यापार अधिक प्रभावशाली इसलिए है कि खिड़की के खुलने और बंद होने में एक मानवीय हलचल है जिसे वह सिर पटकता रोता रहता के संकेत से व्यक्त करता है। स्मृति के कब्ज पर कसा हुआ खिड़की के पल्ले सा एक ऐसा उपमान है जो इससे पूर्व हिंदी कविता में नहीं मिलता। हिंदी कविता में तो नहीं मिलता। सर्वेश्वर मनोराग, मनोस्थितियों, आघातों और तनावों के लिए जिन नई स्थितियों को सामने लाते हैं उनमें कई बार विद्रूप उपमान भी होते हैं। जैसे देखिए, एक प्यासी आत्मा का गीत से कुछ पंक्ति। एक प्यासी आत्मा का गीत से, मैं तुम्हारे पीले होठों की दम तोड़ती हुई गर्मी का कफन ओढ़कर सदा के लिए सो सकता हूँ। पीले होंठ, दम तोड़ती गर्मी और उसमें कफन ओढ़कर सोने की प्रक्रिया विरोधाभास की स्थिति का सीधा उपमान है। होठों अर्थात ओठों का ठंडापन और हरकत रहित स्थिति की विडंबना का उपमान कफन के अतिरिक्त हो भी क्या सकता है। सर्वेश्वर ही ऐसी स्थितियों की कल्पना को तार्किक ढंग से सक्रिय भी कर सकते हैं और उनकी प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की उपमान योजना दृष्टव्य है। देखिए, यह खिड़की कविता से पंक्ति, जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है जिसे मुख में दबाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए और मुड़ेर पर कुछ खून के दाग छोड़ जाए। जिंदगी की विलासता और निरंतरता को कवि व्यंजना के संकेत से सामने लाता है। मरा हुआ चूहा जिंदगी का पर्याय नहीं हो सकता। न शाम चूहे को बिल्ली की तरह मुंह में दबाए गुजर सकती है। तर्क यह है कि जिंदगी अपनी मूल गति में इतिहास चक्र को रचती है, इसलिए बिल्ली की तरह शाम का उपमान पूरी स्थिति की विडंबना पर व्यंग करता है। इस उपमान से नया बिंब सामने आता है। इस विचार श्रृंखला का सारांश यह है कि सर्वेश्वर के बिंब विधान में ताजगी, नवीनता नवीन उपमानों ने पैदा की है। इतना ही नहीं, इन नवीन उपमानों में उनके काव्य शिल्प का, काव्य भाषा की सृजनात्मकता का विकास किया है। इन उपमानों में बुद्धि का चमत्कार कम, आधुनिक वैचारिक युग की प्रेरणा अधिक है। नई कविता में कल्पना का जिस ढंग से बदलाव हुआ, सर्वेश्वर की उपमान योजना उसी का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। छंद और लय।
लीक को तोड़कर अनिर्मित पंथ पर चलने वाले कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता में छंद को लेकर काफी प्रयोगधर्मी हैं। यूं तो छायावाद के जमाने से छंद के बंधन खुल गए थे, फिर भी कविता में पुराने अनुशासन को न मानते हुए भी छंद का नया अनुशासन स्थापित किया गया था। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों के इस दिशा में और भी छूट ले। शब्द की लय के स्थान पर अर्थ की लय पर जोर दिया जाने लगा। कविता तुकांत हो अथवा अतुकांत यह महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण यह माना गया कि उसमें अर्थ की कितनी गहनता और व्यापकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह कानों को बहुत मधुर लगे, जरूरी यह था कि अपने अर्थ को संप्रेषणीय बनाए और पाठक पर वांछित प्रभाव डाले, उसकी संवेदना को तीर की तरह चीरता हुआ गुजर जाए। ठीक, सर्वेश्वर की कविता में छंदों का पारंपरिक ढांचा नहीं अपनाया गया। गद्य की आवेग सर्जित लय को अपनाता हुआ कवि अर्थ की लय से कविता में नाद सौंदर्य पैदा करता है। मुक्त छंद के प्रयोग में सर्वेश्वर निराला की परंपरा में दिखाई देते हैं। ग्रामीण संवेदना और लोक भाषा के साथ उनकी कविता में लोक छंद और लोक लयों का भी समावेश हुआ है। लोक गीतों की तर्ज पर उन्होंने सुहागिन का गीत, गरीब का गीत, झाड़े रौ महकुआ, चरवाहों का युगल गीत आदि कविताएं लिखी है। तो प्यारे साथियों, कुआनो नदी का काव्य रूप क्या है, कृपया आप लोग 4-5 पॉइंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन देखते हैं। अच्छा, पहले काव्य वाचन और संदर्भ सहित कुछ व्याख्या भी देख लीजिए 5 मिनट में, जल्दी। आगे हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 कविताएं दे रहे हैं। ये दोनों उनके काव्य संकलन कविताएं 2 में संकलित हैं। इनके कुछ अंशों की व्याख्या हम आपको कर देंगे, शेष की व्याख्या आपको स्वयं करनी होगी। इन कविताओं के विषय में कुछ बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। ये दोनों ही सर्वेश्वर की सामाजिक राजनीतिक व्यंग्यपरक कविताएं हैं, किंतु दोनों के व्यंग के स्वर में अंतर है। पहली कविता लीक पर वे चले में उत्साह और विश्वास है, परंपरा से हटकर नए रास्ते बनाने के संकल्प की दृढ़ता है। जबकि दूसरी कविता यानी धीरे धीरे में मोहभंग का स्वर प्रधान है, स्वप्नों के टूटने और आस्थाओं के बिखरने की पस्ती और निराशा है। आजादी के बाद देश में जो मूल्य विघटन हुआ उसकी पीड़ा और अवसाद है। भाषा के स्तर पर इन दोनों कविताओं में सरलता और सहजता मिलेगी। लोक जीवन के से आए प्रतीक और बिंब इनकी विशेषता है। कवि ने बिंबों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयोगशीलता बरती है। प्रकृति के चित्र संवेदना की गहराई और कल्पना की नवीनता के परिचायक हैं। पहली कविता में नए रास्ते बनाते वक्त सामने आने वाले सभी प्रतीक उपादानों में जो स्पंदन दिखाई देता है वह अपने आप में काफी नया है, जैसे आकाश में मेघों का गायक समूह की तरह थिरकते हुए आना या ताड़ के पेड़ों का आकाश को थामे खड़े होना आदि। इसी तरह धीरे धीरे नामक कविता में बोतल और गिलास को विशिष्ट प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। बार बार गिलास को भरे जाने और खाली किए जाने में दूसरों द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने पर भी अपनी कोई स्वायत्त सार्थकता न हो पाने की कसमसाहट है। देश और समाज में धीरे धीरे मूल्यों के विघटन की पीड़ा को देश की मौत के प्रतीक से व्यक्त किया गया है। साहस और विश्वास संकल्प के चूक जाने की स्थिति का संकेत खून लगे अनाज से तुलना के माध्यम से दिया गया है। देखिए, लीक पर वे कविता हम पढ़ते हैं। ठीक, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं।
छासी छासी हो राह रोक खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी है वृक्ष खोले डोलती अमराइयाँ। गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्हड़ हवा। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे सूक्ष्म नाले में नाचता एक अंजुरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर चले वे जिनके चरण दुर्बल हैं और हारे। हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंत हैं प्यारे। ठीक, धीरे धीरे कविता को भी देख ही लीजिए, इसी लगले धीरे धीरे कविता। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा मैं रख दिया गया हूँ। धीरे धीरे अंधियारा आएगा और लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ जाएगा। वह कुछ कहेगा नहीं मुझे, बार बार भरेगा खाली करेगा, भरेगा खाली करेगा और अंत में खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा छोड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वह आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वह समय की हो या किसी वेश की। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही बोतलें कुल खाली होती हैं, गिलास भरता है हाँ धीरे ही धीरे। आत्मा खाली होती जाती है, आदमी मरता है। उस देश का मैं क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, धीरे धीरे अंधेरे के पेट में समा जाता है, फिर कुछ बीतता नहीं, बीते को कुछ रह भी नहीं जाता। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा सब पड़ा रह जाता। झंडे के पास देश नाम के पास आदमी, प्यार के पास समय, दाम के पास वेश, समय पड़ा रह जाता है खाली बोतल के पास गिलास सा। धीरे धीरे मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से, धीरे धीरे ही घुन लगता है, अनाज मर जाता है, धीरे धीरे ही दिन के सब कुछ चाट जाती है, साहस डर जाता है, धीरे धीरे ही विश्वास खो जाता है, संकल्प सो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, भरी बोतलों के पास खाली सा पड़ा हुआ। धीरे धीरे अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता, धीरे धीरे मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, धीरे धीरे अब मुझे कुछ भी नहीं है स्वीकार, चाहे वह घृणा हो चाहे प्यार। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मौत होती है, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मौत आती है। धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है, मौत खाली बोतलों के पास खाली गिलास से। सुनो, ढोल की लय धीमी होती जा रही है, धीरे धीरे एक क्रांति सा सौ यात्रा में बदल रही है, संध्या फैल रही है नक्शे पर देश के, और आंखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं और हम चूहों से देख रहे हैं। लिख पर चले वे हमारे। ठीक, देखिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ कुछ पंक्तियों का और कुछ का आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, संदर्भ सहित व्याख्या। लीक पर चले वे हमारे हैं। ठीक, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां सर्वसुधा सक्सेना की कविता लीक पर चले
मतलब लीक पर चले, मतलब सॉरी, लीक पर वे चले, लीक पर वे चले, लीक पर वे चले से उद्धृत की गई है। सरस्वत दास सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं, तीसरे सार्वत्रिक के कवि हैं। वे अपनी कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता, ग्रामीण संवेदना और व्यंग के पन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने समाज और राजनीति पर तीखे व्यंग किए। आम आदमी की पीड़ा और अवसादवाद को उनकी कविता में वाणी मिलती है। सर्वेश्वर ने अपनी वेदना और शिल्प के माध्यम से नई कविता को नया मुहावरा दिया है। उनकी कविता के विषय और भाषा दोनों ही लोक जीवन से आए हैं, इसलिए उनमें जीवन का यथार्थ शिल्प की अनगढ़ता के साथ प्रस्तुत हुआ है। देखिए प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि बनी बनाई लीक पर न चलकर स्वयं अपने प्रयास से नया रास्ता, नया मार्ग बनाने की बात करता है। लीक का अर्थ होता है बना बनाया रास्ता। सांकेतिक रूप से यहाँ बने बनाए रास्ते से तात्पर्य चली आती हुई परंपरा की रूढ़ियाँ, ठीक, जिसे नई कविता तोड़ती है। ठीक, चली आई हुई रूढ़ियों को यथावत मानने की बजाय कवि स्वयं नए रास्ते बनाने में विश्वास रखता है। इसलिए वह मानता है कि नए बने बनाए रास्ते को उन लोगों के चलने के लिए छोड़ दे जिनके पैर चलते चलते थक गए हैं या कमजोर हो गए हैं, अर्थात जिनमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि अपना रास्ता बना सकें। वह उन बने बनाए रास्तों पर न चल कर अपनी यात्रा के लिए खुद रास्ता बनाना चाहता है। कवि मतलब वह रूढ़ियों का पालन न करके नए प्रयोग, नई शुरुआत करना चाहता है। नए रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को स्वयं दूर करने की आत्मविश्वास उसमें है। आगे वह कहता है कि उन रास्तों को बनाने में जो वह करेगा उसकी गवाह उस रास्ते की वे बाधाएं स्वयं होंगी जिन्हें रास्ता बनाते समय दूर किया गया। पीले बालों के जो झुर्मुट बीच में राह रोके खड़े होंगे, वे उन अनिर्मित पंथों को बनाने के साक्षी होंगे। हवा उन बांसों के झुरमुट से ऐसे टकराएगी जैसे गाना गा रही हो। हमारे सपने उसी हवा से लिपटे होंगे, यानी हमारे सपने, हमारी आशाएं और आकांक्षाएं भी वैसे ही उन्मुक्त और जीवंत हैं जैसे कि हमारे। ठीक, विशेष कविता के देखिए इन पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि मानस में परंपरा की रूढ़ियों के बंधनों को यथावत स्वीकार न करके मुक्त प्रयोगशीलता की ललक दिखाई देती है। अनिर्मित पंथों पर चलने में संकल्प और आत्मविश्वास के भाव हैं। प्रकृति का कवि ने एकदम नया ढंग से चित्र खींचा है। बिंब नए ढंग के हैं, भाषा सहज और सरल है। देखिए, मेरे दोस्तों मेरे पास बैठ गया है। ठीक, चलिए हम सीधे प्रसंग आते हैं। प्रसंग पर धीरे धीरे कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विघटित जीवन मूल्यों और अवस्थाओं की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। आधुनिक जीवन में जागरूक मनुष्य जिस संत्रास, घुटन और परायेपन को अनुभव कर रहा है, उसको बड़ी यथार्थ और जीवंत अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरी हुई बोतलों के पास रखे हुए खाली गिलास के बिंब द्वारा यहाँ दूसरों द्वारा निरंतर इस्तेमाल किए जाने और स्वयं अपनी कोई सार्थक और समर्थ पहचान न रख पाने की व्यवस्था व्यक्त हुई है। मौत शब्द का भी यहाँ बड़ा ही व्यंजनाश्रित प्रयोग किया गया है। यहाँ पर निष्प्राण हो जाने मात्र का पर्याय न होकर व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ मौत से तात्पर्य है सार्थकता को खो देना, वह सब खो देना जो मूल्यवान है, श्रेष्ठ और वरेण्य है। ठीक, इसका अर्थ मानवीय मूल्यों और आस्थाओं को खो देना है, आत्मसम्मान को खो देना है। आज़ादी के बाद भारतीय समाज के बौद्धिक रूप से जागरूक वर्ग ने महसूस किया है कि हम एक दिशाहीनता की स्थिति से गुजर रहे हैं। जो सपने और आदर्श हमने आज़ादी के संघर्ष के दौरान संजोए थे, उनको रक्षित करने में हम समर्थ न हुए। हमें
केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर न हो सके। उस दिशा में बेहतर प्रयास की बजाय समाज में एक उपभोक्ता संस्कृति पनपी जिसने सब मूल्यों को ताक पर रख दिया। धीरे धीरे नामक कविता इस मन स्थिति को प्रस्तुत करती है। देखिए व्याख्या में कवि कहता है कि कवि इन पंक्तियों में अपने पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे दोस्तों, हम में इससे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मौत के इस व्यापक रूप को नहीं पहचान पाए हैं। यह मौत धीरे धीरे आती है और न केवल व्यक्ति को बल्कि संपूर्ण देश को एक पूरे समय को, उस समय की पूरी शक्ल और स्वरूप को निगल जाती है। यानी कि पूरा का पूरा समाज, उसमें मौजूद हर चीज धीरे धीरे मूल्यहीनता और पशुता का शिकार हो जाती है। जीवन मूल्य पराएं विशिष्ट पहचाने आदि सभी खो जाती है। धीरे धीरे जिस तरह बार बार गिलास भरने पर शराब की बोतल धीरे धीरे खाली हो जाती है, उसी तरह धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा रिक्त होती जाती है और उसकी इंसानियत समाप्त होती जाती है। मनुष्य के भीतर का इंसान मर जाने पर वह केवल पशु शेष रह जाता है। आगे कभी आधारों से उखड़े आंतरिक शक्तियों, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक शक्तियों से छिड़ अपने देश की स्थिति को लेकर चिंतित है। उसे प्रतीत होता है कि शक्ति विहीन देश खड़े रहने या आगे बढ़ने में असमर्थ है और लड़खड़ा कर बैठ गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस देश का वह क्या करे, इसे किस प्रकार से फिर सबल बनाए। ठीक, विशेषता देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि समाज में विघटित होते हुए जीवन मूल्यों के कारण चिंतित है। भाषा स्पष्ट और सरल होने के साथ ही व्यंजना गर्भित प्रतीकात्मक है। मौत, गिलास, बोतल आदि सभी शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। ठीक, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या अब आप कीजिए। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं पंक्ति को। ठीक, झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक हवा, गायक मंडली से सिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे सूक्ष्म नाले में नाचता एक अंजुनी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। ठीक, चलिए अब मूल्यांकन करते हैं हम सीधे। मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता में सरस्वती दयाल सक्सेना का नाम कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी कविता को भारतीय जीवन और समाज के यथार्थ और ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने का काम तो भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया था और हर युग के रचनाकारों ने इसे अपनी विशिष्ट क्षमताओं और प्रवृत्तियों के अनुरूप इस एक महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में निभाते आ रहे थे। फिर भी 40 के दशक और उसके बाद की कविताओं पर विदेशी प्रभाव और अनुकरण का आरोप लगाया जाने लगा था। सर्वेश्वर ने हिंदी कविता में निराला और मुक्तिबोध की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कविता को आम आदमी, किसान, मजदूर की पीड़ा से जोड़ते हुए उसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था पर कटु तिक्त व्यंग किए। काव्य बिंबों की सामाजिकता, भाषा की लोक संवेदना, व्यंजनाधर्मी प्रतीक विधान, बिंब विधान की नवीनता, लोक छंदों और लयों की स्वीकृति के माध्यम से उन्होंने नई कविता में सशक्त व्यंग काव्य की सृष्टि की, जो अपने आप में तो पर्याप्त महत्वपूर्ण ही है ही इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसने समसामयिक और अगली पीढ़ी के हिंदी कवि को तेजी से प्रभावित किया। धूमिल, मलयज, लीलाधर जुगड़ी आदि समकालीन कवियों पर सर्वेश्वर का प्रभाव काव्य और शिल्प दोनों स्तर पर काफ़ी स्पष्ट और गहरा है। समसामयिक कविता पर उनकी कविता के प्रभाव का साक्ष्य देते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है, सर्वेश्वर उन कवियों में सर्वप्रमुख हैं जिनकी कविताओं ने छठे दशक के आरंभ में ही मुझे
नई कविता की शक्ति सामर्थ्य के प्रति गहराई से आश्वस्त किया है। जो विश्वास आधुनिक युग बोध से युक्त उनकी सच्ची और मार्मिक अभिव्यक्ति ने मुझे उस समय और बाद में दिया, उसके सहारे मैं निर्भीक होकर नई कविता की लड़ाई लड़ी, जिसका फल भला बुरा जैसा भी माना जाए सामने है। इस दृष्टि से सर्वेश्वर के कृतित्व का नई हिंदी कविता के संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व माना जाएगा, इसमें संदेह नहीं। नई कविता स्वरूप और समस्याएं पृष्ठ संख्या 271 पर जगदीश गुप्त ने लिखा है उक्त कथन। उसके सृजन कर्म से उनके सर्वेश्वर के सृजन कर्म ने सन 1960 के बाद की हिंदी कविता को नया मुहावरा दिया। नई कविता को विलायती नकल मात्र कहकर खारिज कर देने वालों की बात सर्वेश्वर की कविता ने बेमाने सिद्ध कर दी। उनकी काव्य संवेदना को नई कविता के विरोधियों के विरुद्ध अस्त्र के रूप में खड़ा किया गया। सर्वेश्वर में परिवेशगत सजगता अपने समकालीन कवियों से अधिक ढोंग और अविश्वास को वे पहचानते हैं और वैविध्यमयी प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। स्थिति की अराजकता और बेढंगा सत्तावाद जंगल का दर्द बन जाता है तो कुआनो नदी मुर्दाघाट पाट दिल्ली की सड़कों पर तक फैला दिखाई देता है। वे स्थिति के बदलाव के लिए तुरंत प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। उनके चिंतन पर लोहिया का प्रभाव है। इसी से वे इंतजार और धीरे धीरे जैसे शब्दों का सख्त नफरत करते हैं। उनके आरंभिक काव्य में अज्ञे और धर्मवीर भारती जैसा रोमानी भाव मिलता है, किंतु जीवन जगत की विषमताओं की टकराहट जल्द ही इसे चूर कर देती है और यथार्थ का दबाव प्रबल हो जाता है। सर्वेश्वर के काव्य पर विचार करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि बच्चे जिस तरह सपने देखते हैं, यथार्थ संसार को जिस तरह सपने में मिला देते हैं, वैसे ही कल्पना सर्वेश्वर दयाल की अनेक कविताओं में है। यह यथार्थ को मोहक आवरण से ढकने वाली कल्पना नहीं है, यथार्थ से खेलने वाली, उससे सर के बल उलट कर देखने वाली काव्य के लिए सार्थक कल्पना है। नई कविता और अस्तित्ववाद पृष्ठ संख्या 68 पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सर्वेश्वर के विषय में यह कथन कहा है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। विद्रुपा का भोंडा बेंडगा अर्थ सब आत्मनिर्वासन का मतलब पश्चिम के एलिनेशन शब्द का अनुवाद। श्रम के परायेपन से प्राय आत्मनिर्वासन पैदा होता है। आत्मनिर्वासन व्यक्ति को भीतर से तोड़ देने वाला अकेलापन है जो उब और त्रास से जन्म देता है। ठीक, भेदस मतलब भोंडा और बेंडगा। ठीक, अर्थछाया मतलब काव्यशास्त्र में उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ है अनेकार्थता। श्रम का परायापन मार्क्सवादी चिंतन का शब्द है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक दुखद पहलू कि इस व्यवस्था में श्रमिक जो श्रम करता है उसका लाभ मालिक को मिलता है। जब श्रमिक में यह भावना पैदा हो जाती है तो यह परायापन या तो विद्रोह में फूटता है या आत्महत्या की स्थिति अपनाता है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें जिसके माध्यम से जिसके संदर्भ से हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें है डॉक्टर जगदीश गुप्त की पुस्तक नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ से, प्रकाशन नई दिल्ली से है। ठीक, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो समकालीन हिंदी कविता राजकुमार, प्रकाशन नई दिल्ली से। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल सर्वेश्वर और उनकी कविता, लिपि, प्रकाशन दिल्ली से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। गिरिजा कुमार माथुर की नई कविता सीमा और संभावनाएं, नेशनल पब्लिक सिंह हाउस दिल्ली से। ठीक, इस प्रकार हम लोग अगले कड़ी में पहुंच रहे हैं नरेश मेहता को। अगले वीडियो में प्यारे साथी हम लोग नरेश मेहता पर काफ़ी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।